Hello everyone. In the previous lecture, we have studied about the first order chemical reaction order, rate of the reaction, and also about the natural and all artificial radioactive decay falls under the category of first order reaction. ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अभी जो करना है वो गैसियस फेस में करना है. ठीक है, अब देखो यहाँ पे टिपिकल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है कोई गैसेस फेस में. मान लो ए जो है वो चेंज हो रहा है बी में और सी में. ठीक है, तो अब ये जो गैसियस फेस में है रिएक्टेंट, अब जो इनकी कंसंट्रेशन तो हम एज सच मेजर नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करते हैं, गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के केस में हम प्रेशर कंसिडर करते हैं. ठीक है, हम क्या देखेंगे, उनका प्रेशर देखेंगे. तो सपोज करो कि ए का इनिशियल प्रेशर क्या है, P1. जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तब ए का जो प्रेशर है, इनिशियल प्रेशर P1 है. ठीक है, और PT क्या है, PT टोटल प्रेशर है किसी पर्टिकुलर टाइम पे. मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट हो गई है तो ए बी में भी चेंज हो रहा है और सी में भी चेंज हो रहा है. तो यहाँ पे तीन गैसेस अवेलेबल हैं ए बी सी. तो जो टोटल प्रेशर किसी टाइम टी पर होगा दैट इज योर PT. ठीक है, ओके. अब देखो यहाँ पर टोटल प्रेशर को डिफाइन कर दिया है. ऑब्वियस सी बात है, टोटल प्रेशर तीनों के प्रेशर का सम होगा, है ना. ये आपने पढ़ा है 11th क्लास में. तो PA प्लस PB प्लस PC. ठीक है, तो तीनों को आपने सम करके बता दिया कि ये हमारा टोटल प्रेशर है किसी पर्टिकुलर टाइम T पर. ठीक है, नाउ अभी क्या करना है, देखो हमने रिएक्शन को देखा कि जब इनिशियल रिएक्शन टाइम 0 था, जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है, तब जितना भी प्रेशर होगा सिस्टम में वो सिर्फ ए की वजह से होगा, क्योंकि बी और सी तो बने नहीं हैं, है ना. इनकी फॉर्मेशन अभी नहीं हुई है. जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई तो बी और सी भी कहाँ से आएगा, नहीं आएगा. तो जो टोटल प्रेशर होगा या फिर जो सिस्टम का प्रेशर होगा वो सिर्फ ए की वजह से होगा. और ए का जो प्रेशर हमने उस टाइम कंसिडर किया है दैट इज P1 एटमॉस्फेरिक. ठीक है, तो बी को 0 रखेंगे और सी को भी 0 रखेंगे टाइम T0 पर. ठीक है, नाउ अब रिएक्शन स्टार्ट हो गई है तो किसी पर्टिकुलर टाइम T पर, ठीक है, जो प्रेशर होगा ए का आपका वो रिड्यूस हो जाएगा. कितना, P1 माइनस एक्स रिड्यूस हो जाएगा. मतलब एक्स अमाउंट ऑफ ए विल चेंज इनटू प्रोडक्ट. ठीक है, आपको पता है ना, जब भी रिएक्शन प्रोसीड होती है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है. अगर कंसंट्रेशन मतलब क्या, उनकी नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज कर रहे हैं, है ना. तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज कर रहे हैं अगर ए के, तो मतलब उनका प्रेशर भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा. ठीक है, तो डिक्रीज कितना हुआ है, P1 माइनस एक्स हुआ है. ठीक है, तो जितना ए डिक्रीज हुआ होगा ना, ठीक है, जितना ए डिक्रीज हुआ होगा मतलब उतना ए किस में चेंज हुआ है, बी में और सी में. ठीक है, मतलब अगर दो दो -2 है, एक्स का वैल्यू 2 है मान लो, है एक्स का वैल्यू मतलब 2 है, तो मान लो दो मॉलिक्यूल अगर ए के कम हुए हैं, सपोज करो, तो अगर दो मॉलिक्यूल ए के कम हुए हैं मतलब दो मॉलिक्यूल ए के रिएक्ट करके दो बी बनाएंगे और दो सी बनाएंगे. 2B एंड 2C विल बी फॉर्म. ठीक है, तो अगर इफ एक्स ए विल बी रिड्यूस, ठीक है, तो एक्स बी विल फॉर्म एंड एक्स सी विल फॉर्म. ठीक है, मैंने समझाने के पर्पज से बताया है. ठीक है, अगर एक्स प्रेशर रिड्यूस हुआ है टोटल P1 में से, तो मतलब एक्स जो रिड्यूस हुआ है उतना प्रेशर किसका बना होगा, बी का, और उतना ही प्रेशर सी का बना होगा, क्योंकि ये बी और सी ए से ही तो बन रहे हैं. ठीक है, क्लियर, जितना ए टूटेंगे उतने बी और सी बनेंगे. ठीक है, तो अभी देखो पी ए क्या है, पी ए आपका किसी पर्टिकुलर टाइम पर ए का प्रेशर है. ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम पर ए का प्रेशर है पी ए. ठीक है, अब देखो पीटी हमने डिफाइन किया था, अगर याद हो आपको, पीटी याद है आपको, क्या डिफाइन किया था हमने, देखो हल्का से दिखा देती हूँ. टोटल प्रेशर था आपका PA प्लस PB और PC, तीनों का प्रेशर का सम करना है. अब यहाँ पर भी कर दो तीनों के प्रेशर का सम. ए का प्रेशर कितना है किसी पर्टिकुलर टाइम T पर, P1 माइनस एक्स. ठीक है, B का कितना है x, P1 माइनस एक्स प्लस एक्स, फिर C का कितना है x, तो आगे भी प्लस x हो जाएगा. अब देखो तीनों का प्रेशर ऐड कर दिया है, माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या बन जाएगा, P1 प्लस एक्स बन जाएगा. मतलब ये आपका टोटल प्रेशर आ गया x के टर्म्स में. ठीक है, P1 प्लस एक्स. नाउ x का वैल्यू फाइंड आउट कर लो. इसमें x कैसे निकालेंगे, इस P1 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाए, ये P1 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, तो क्या बन जाएगा PT माइनस P1. ठीक है, PT माइनस P1. अब देखो
पहले तो आपने टोटल प्रेशर से एक्स का वैल्यू निकाल लिया है, निकाल लिया। अभी क्या करना है आपने, जो पीए है आपका, पीए क्या था याद है, किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर ए का प्रेशर, किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर ए का प्रेशर पीए है, ठीक है। तो अब जो पीए है वो किसके इक्वल था जी, P1 माइनस एक्स के, है ना। किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर ए का प्रेशर कितना है, P1 माइनस एक्स है, तो P1 माइनस एक्स लिख दिया। अब एक्स का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। एक्स का वैल्यू कौन सा पुट करना है, जो आपने अभी निकाला है। ऊपर क्या वैल्यू आई है एक्स की, Pt माइनस P1, तो पुट कर दीजिए Pi माइनस Pi, ये 1 नहीं है, ये I है, सॉरी 1 ही भूल गया सारी जगह। Pi माइनस Pt माइनस I, ठीक है। तो इसको देखा तो 2Pi माइनस Pt हो गया। तो ये आपका A का प्रेशर है किसी पर्टिकुलर टाइम पर, 2Pi माइनस Pt, ठीक है। अब देखो आपको याद हो तो जो रेट कांस्टेंट था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, कैसे निकालते थे, K जो कि रेट कांस्टेंट है इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय T टाइम लॉग ऑफ, ऊपर क्या रखते थे, इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, और डिनोमिनेटर में क्या रखते थे, किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर जो कंसंट्रेशन होती है वो, ठीक है। तो यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन Pi है ना, Pi आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन है, और किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर क्या प्रेशर था उसका, Pa है ना, तो लिख दिया Pa, ठीक है। अब देखो कुछ नहीं करना, Pa की जो वैल्यू है ना वो पुट करनी है यहाँ पर, तो log ऑफ Pi ऊपर तो सेम रहेगा, Pa की वैल्यू अभी निकाली थी है ना, 2Pi माइनस Pt, 2Pi माइनस Pt, ये पुट कर दिया, हेंस आपका रेट कांस्टेंट फाइंड आउट हो जाएगा। अभी मैं इसकी एप्लीकेशन दिखाती हूँ, 4.16 जो आपने इक्वेशन डिराइव की है इसका एप्लीकेशन यहाँ पे दिखेगा। देखो ये एग्जांपल है 4.6, एक मिनट फॉर्मूला भी दिखाती रहूंगी साथ में। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ है N2O5 का, जो कि गैस है, ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो रिएक्शन विधि है N2O5, दो मॉलिक्यूल ऑफ N2O5 डिकम्पोज हो रहे हैं किसमें, 2N2O4 प्लस O2। तो देखो यहाँ पर एक चीज दो में टूट रही है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो तीनों देखो, तीनों क्या है, गैसियस सब्सटेंसेस है ना, जी लिखा हुआ ना ब्रैकेट में, तो मतलब तीनों गैसियस सब्सटेंसेस हैं। अब देखो यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, इनिशियली अगर आपका टाइम 0 है तो उन्होंने दिया है प्रेशर है 0.5। अब समझ में आया ये कौन सा प्रेशर है, ये Pi है, इनिशियल प्रेशर, ठीक है, 0.5 एटमॉस्फेरिक है, यूनिट भी दे रखा है। अब देखो टाइम जब 100 हो गया, टाइम 100 सेकेंड हो गया, टाइम का यूनिट दिया है सेकेंड, 100 सेकेंड पर क्या प्रेशर हो गया है, 0.512 हो गया है, इंक्रीज कर जाएगा जाहिर सी बात है। तो ये क्या है आपका 0.512, आपका ये टोटल प्रेशर है, Pt है ये, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर Pt पता है और Pi पता है, K का वैल्यू पूछा है आपसे, निकालोगे कि नहीं निकालोगे। अब पहले इसको इक्वेशन को थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर जैसे ऊपर दिखाया गया था सेम इसी तरीके से आपने करके दिखाना है। दो जो N2O5 हैं वो डिसोसिएट हो रहे हैं किसमें, 2N2O4 में और प्लस O2 में, ठीक है। तो इनिशियल प्रेशर क्या था, 0.5 है ना, 0.5 था। अभी देखो किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर क्या होगा, देखो दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे, एक टाइम पर दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। तो प्रेशर कितना रिड्यूस हो जाएगा, 0.5 माइनस 2x, ये 2x समझ में आया ना, क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे 2N2O5 है, अगर एक होता तो x लेते, है ना, अगर 3 होता तो 3x लेते, तो जितने मॉलिक्यूल लिए हैं उतने ही तो डिसोसिएट होंगे, तो 2x। अब देखो अगर दो N2O5 डिसोसिएट होते हैं, है ना, तो दो N2O4 बनते हैं, है ना, और एक O2 बनता है। तो सिमिलरली अगर 2x आपके N2O5 डिसोसिएट होंगे 2x, तो 2x ही आपके क्या बनेंगे, N2O4 बनेंगे, और x क्या बन जाएगा, O2। इनका रेशियो देख रहे हो ना आप, ये 2 है, ये 2 है और ये 1 है। अगर ये 2x रिड्यूस होगा तो ये भी 2x बनेगा, और ये कितना बनेगा, ये सिर्फ x बनेगा, ठीक है। अब यहाँ से टोटल प्रेशर निकाल दो, ये किसी पर्टिकुलर टाइम t पर Pt के वैल्यू क्या हो जाएगा, तीनों का प्रेशर, पहले का प्रेशर क्या है 0.5 माइनस 2x, दूसरे का क्या है 2x, लिख दिया प्लस है 2x, तीसरे का है x, तो प्लस x, जो वैल्यू आ गया दैट इज योर 0.5 प्लस x। अब क्या करते थे हम, पहला स्टेप तो हमारा ये था Pt को फाइंड आउट करना, है ना, फिर x का वैल्यू निकालते हैं, इसी इक्वेशन से x का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालूंगी,
ये 0.5 को लेफ्ट साइड में ले जाऊंगी, इक्वल साइन के लेफ्ट साइड में ले जाओ, तो क्या बन जाएगा x का वैल्यू pt माइनस 0.5। ठीक है, ये आपकी x की वैल्यू आ गई है। अब याद है थर्ड स्टेप क्या करते थे, थर्ड स्टेप हम करते थे कि n, जैसे वहां पर हमने a लिया था तो pa लिखा था, यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है N2O5 है, तो हम क्या लिखेंगे P N2O5, N2O5 का प्रेशर किसी पर्टिकुलर टाइम t पर। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा जी, ये इन्होंने दिया है 0.5 माइनस 2x के, है ना, 2x के दिया है। अब इधर x का वैल्यू पुट कर दो, सेम वैसे ही करना है जैसे ऊपर मैंने बताया था, सेम वही प्रोसेस करना है। 0.5 माइनस 2x का वैल्यू है pt माइनस 0.5। ठीक है, x का वैल्यू पुट किया, अब देखो सिंपल इसको सॉल्व कर लो, वैल्यू आ गया आपका आंसर 1.5 माइनस 2 pt, ये आपका PN2O5 आया है। मतलब N2O5 का प्रेशर किसी पर्टिकुलर टाइम t पर कितना है 1.5 माइनस 2 pt। ठीक है, अब आपको पता है कि ये pt की वैल्यू आपको पता है, pt उन्होंने दिया है कितना, दिया है 0.512 दिया है, टाइम दिया है 100 सेकेंड, pt का वैल्यू दिया है 0.512। अगर यहाँ पर आप pt की वैल्यू पुट कर दें तो यहाँ पर आपको PN2O5 इजीली मिल जाएगा, है ना। देखो PN2O5 है 1.5 माइनस 2 pt, pt का वैल्यू है 0.512, उसको यहाँ पर पुट करो और PN2O5 का वैल्यू फाइंड आउट करो। देखो इन्होंने कर दिया, PN2O5 का वैल्यू पुट करके वैल्यू आ गया है 0.476 एटमॉस्फेरिक। ठीक है, तो PN2O5 का वैल्यू आ गया है। अब सिंपल इक्वेशन वो यूज करो अपनी, जो हम लोग करते हैं रेट कांस्टेंट निकालने के लिए, फर्स्ट ऑर्डर 2.303 बाय टी इज योर टाइम लॉग, ऊपर क्या लेते थे इनिशियल कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे प्रेशर है तो क्या लेंगे इनिशियल प्रेशर, नीचे क्या लिखेंगे प्रेशर एट टाइम टी, दैट इज योर पी ए। ओके, अब वैल्यू पुट करिए टी की 100 और पी आई क्या था आपका 0.5, है ना, और पी ए आपने फाइंड आउट किया, पी ए समझ रहे हो ना, ए आपका रिएक्टेंट था, ए क्या था उसमें रिएक्टेंट था, यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है N2O5 है, मतलब पी ए का मतलब क्या है PN2O5। इसका जो प्रेशर है ये आपका 0.476 है, वो पुट किया और इसको सॉल्व कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगा 4.98 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड इनवर्स। याद रखना ये फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट की यूनिट है, यूनिट्स करवाई थी ना, हाँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट्स। ओके, अब है हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन, किसी रिएक्शन का हाफ लाइफ कैसे फाइंड आउट करना है। अब हाफ लाइफ समझ रहे हो ना, हाफ लाइफ होता क्या है जनरली वो टाइम जिस पर उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, मान लो अभी मैं दिखा दूंगी, किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रिड्यूस टू 1/2, सपोज करो मेरी कंसंट्रेशन इनिशियली थी, जो रिएक्टेंट मैंने लिया दैट इज योर 10 मोल पर लीटर। ठीक है, 10 मोल पर लीटर मेरी कंसंट्रेशन थी इनिशियली, रिएक्शन स्टार्ट हुई है। अब आपको पता है रिएक्टेंट क्या होता है कंज्यूम होता रहता है, किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर ऐसा होगा कि जो आपकी कंसंट्रेशन है, जो मैंने रिएक्शन स्टार्ट करी है उसके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 5 मोल पर लीटर हो जाएगी, है ना। 10 मोल पर लीटर उसकी क्या थी इनिशियल कंसंट्रेशन थी, अब रिएक्शन स्टार्ट हुई है तो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है ना, तो एक टाइम पर 5 मोल पर लीटर आ जाएगा। वो टाइम जितने टाइम में वो आपकी रिएक्शन 10 से 5 तक आई है ना, वो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो हवा हाफ हो गई है, वो जो टाइम है दैट इज योर हाफ लाइफ, उसे हम हाफ लाइफ बोलेंगे किसी भी रिएक्शन की। ठीक है, क्लियर। तो हाफ लाइफ फाइंड आउट करना बहुत इजी है, जैसे इन्होंने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट किया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो फॉर्मूला था दैट इज योर आर नॉट माइनस आर बाई टी, याद होगा। ठीक है, या फिर आप याद रख लो के टी इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर। आर नॉट क्या था इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आर क्या है एट पर्टिकुलर टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर जो कंसंट्रेशन होगी वो आर होगी, टी इज योर टाइम, है ना। नाउ अब टी को रखना है टी हाफ, टी हाफ क्यों बोल रहे हैं क्योंकि ये आपको ये हाफ लाइफ का सिंबल है, हाफ लाइफ मतलब वो टाइम है, ठीक है ना, तो उसको हम टी हाफ से डिनोट करते हैं। नाउ आर को क्या लिखोगे, ये जो किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर जो कंसंट्रेशन है वो कितनी होनी चाहिए हाफ लाइफ के लिए, इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ, तो लिख दिया 1/2 आर नोट। ठीक है, आर की वैल्यू भी पता है, अब पुट कर दो सब कुछ,
टी को क्या पुट करोगे, टी हाफ पुट करना है, आर को पुट करना है 1/2 आर नॉट। तो पुट किया तो वैल्यू क्या आ गई टी हाफ की, आर नॉट बाय 2k। मतलब अगर आपको किसी रिएक्शन का जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इनिशियल कंसंट्रेशन पता है रिएक्टेंट की और रेट कांस्टेंट पता है, तो आप टी हाफ फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इजी है ना। या फिर वो आपको क्या देगा, दूसरा तरीका कैसे है क्वेश्चन पूछने का, वो आपको टी हाफ दे देगा, टी हाफ बता देगा और इनिशियल कंसंट्रेशन दे देगा रिएक्टेंट की, दैट इज योर आर नोट, और पूछेगा बताओ रेट कांस्टेंट कितना है, के का वैल्यू पूछ लेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, के भी पूछा जा सकता है और टी हाफ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और मे बी आर नोट भी पूछ ले, है ना। तो फॉर्मूला तो वही लगेगा, पूछ जैसे मर्जी ले। अब देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ क्या रहेगी। आपको जीरो ऑर्डर का याद हो गया ना, आर नोट बाय 2k। फर्स्ट ऑर्डर के लिए आते हैं तो पहले अपने फॉर्मूले पे जाएंगे, हाफ लाइफ को फाइंड आउट करने से पहले फर्स्ट ऑर्डर रेट जो रिएक्शंस हैं उनका फॉर्मूला 2.303 बाय टी log इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिवाइड बाय फाइनल या फिर एट पर्टिकुलर टाइम टी कंसंट्रेशन। ठीक है, क्लियर। अब जो टी को क्या रखना है, टी हाफ रखना है, और जो आर का वैल्यू है हाफ लाइफ निकालने के लिए आर का वैल्यू कितना रखते हैं, आर नोट बाय 2 रखते हैं। तो आर नोट बाय 2 रख दिया जी, तो 2.303 टी हाफ बाकी एज इट इज कर दिया इन्होंने। तो ये जो वैल्यू आ गई है, देखो यहाँ पर ये आर बाय 2 लिखा गया, गलती से इसको आर नोट कर लेना अगर बुक में आपके एरर है, जैसे मेरे यहाँ पर प्रिंट में एरर आ गई है, दिस इज योर आर नोट। ओके, आर नोट होगा यहाँ पर, आर नहीं होगा। तो आर नोट से आर नोट कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, है ना। log 2 का वैल्यू कितना होता है 0.3010। ठीक है, राउंड अबाउट करके इसने 3.01 लिया है, और सब बाकी सब चीजें एज इट इज चल रही हैं। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया इन्होंने, 2.303 को 0.3031 से 301 से मल्टीप्लाई किया है, तो वैल्यू आया है 0.693 डिवाइड बाय के। तो मतलब किसी रिएक्शन का फर्स्ट ऑर्डर अगर रिएक्शन है उसका हाफ लाइफ फाइंड आउट करने के लिए आपको सिर्फ रेट कांस्टेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए। आपको रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पता ना भी हो तो भी आराम से आपको हाफ लाइफ फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि इस फॉर्मूला में कहीं भी आर और आर नोट का जिक्र नहीं है। सिमिलरली अगर आपको टी हाफ का वैल्यू प्रोवाइडेड है किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो आप के का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ अब ये कोई बात समझ में आ गया कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ था वो इनिशियल रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। ऊपर देख के आए हैं हम जीरो ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ रिएक्टेंट पर डिपेंड ही नहीं करेगा, वो सिर्फ के पर डिपेंड कर रहा है, रेट कांस्टेंट पर, वो भी इनवर्सली। तो एक एग्जांपल देख लो, 4.7 एग्जांपल है आपका। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसका रेट कांस्टेंट के कितना दिया है 5.5 इंटू 10⁻⁻14 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अगर वो फर्स्ट ऑर्डर ना भी लिखता तो आपको यहाँ यूनिट से इजीली पता चल जाता ये सेकेंड इनवर्स किस ऑर्डर के रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ पर के का वैल्यू पूछा दे दिया है और हाफ लाइफ पूछी है, बहुत सिंपल है, इसमें बस पुट करो के की वैल्यू, टी हाफ निकल जाएगा। नाउ और क्या पूछा है इसमें, और भी कुछ है। हाँ, ये हो गया सेकेंड एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 4.8 देख लो। इसमें क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दी गई है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ कितनी 99.9%। ठीक है, कंप्लीशन ऑफ 99.9% इज 10 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। वो ये कह रहा है कि जितना टाइम किसी रिएक्शन को हाफ होने में लग रहा है, मतलब हाफ लाइफ क्या होता है जब उसकी कंसंट्रेशन हाफ हो गई है। ठीक है, जितना टाइम उसकी कंसंट्रेशन को हाफ होने में लग रहा है उसका 10 गुना ज़्यादा टाइम लगेगा, कब, जब रिएक्शन 99.9% कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। देखो अब इन्होंने मतलब बताया आपको, रिएक्शन 99.9% का मतलब क्या है, समझ रहे हो। तो मतलब कितना रिएक्टेंट बचा होगा,
जब रिएक्शन 99.9% कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, तब कितना रिएक्टेंट बचा होगा? तो आप क्या करोगे, 1 R मतलब R नोट में से क्या माइनस करोगे, 0.99 R नोट। मतलब आप चाहे तो इसको, ये परसेंटेज में दिया गया है ना, ठीक है, तो आपको उसको फ्रैक्शन में लाना पड़ेगा, है ना। सपोज करो टोटल जो रिएक्टेंट है वो 1 है, आपने अज्यूम कर लिया जो टोटल जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो 1 है, तो 1 R नोट, ठीक है। तो ये जो आपकी रिएक्शन कंप्लीट कितनी हो गई है, 99.9%। तो कितना खत्म हो गया है रिएक्टेंट, 1 में से कितना माइनस करोगे, 0.999, ठीक है। तो कितना आ जाएगा जी, आप देखना 0.001 आएगा, ठीक है, 0.001 आ जाएगा, मैं बता दूंगी आपको। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला है आपके पास के 2.303, ऊपर रो किसका, इनिशियल कंसंट्रेशन एंड एट एनी टाइम कंसंट्रेशन डिवाइड बाय, ठीक है। अब देखो आर नोट ही रहेगी इनिशियल, किसी टाइम टी पर आर जो इन्होंने बताया है उस पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है, इनका टी कब है, जब रिएक्शन 99.9% कंप्लीट हो चुकी है, ये उस टाइम पे पूछ रहे हैं, ठीक है। उस टाइम पे कंसंट्रेशन क्या फाइंड आउट किया हमने, कितनी हो जाएगी, आर नोट माइनस 0.999 आर नोट, ठीक है। तो ये हमने पुट कर दिया किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, कितना आ जाएगा तुमको पता है, 0.001 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो वैल्यू है ये सॉल्व करके लोग 10⁻³ आ जाएगा, 3 समझ रहे हो ना। यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आया, 0.001 आया है, तो वो जब डेसिमल हटाओगे तो नीचे 1000 आएगा और वो ऊपर जाके भी प्लस में रहेगा, तो 10⁻³। अब ये जो वैल्यू है 10⁻³ पता है ना, log 10⁻m क्या होता है, m log 10 मतलब 3 आ जाएगा इसका आंसर। log 10 जो होता है ना वो 1 होता है, मैं इसकी आपको फोटो भेज दूंगी, मतलब इस log फॉर्मूला से, अगर आपके पास आपको ध्यान ना हो तो, ठीक है। तो t जो है 6.909 डिवाइड बाय k आ गया, ठीक है। ये हमने यहाँ पे निकाल लिया, इसको सोल्व करके निकाल लिया, इसका वैल्यू 3 आएगा log 10⁻3, क्योंकि log m रेज टू पावर n क्या होता है, n log m, और n क्या है यहाँ पे 3 है और m है 10, तो 3 इंटू log 10, log 10 इज योर 1, तो वैल्यू हो गई 3, ओके। अब ये जो t आ गया आपके पास, टाइम का वैल्यू आ गया। अब मुझे ये बताओ कि जो हाफ लाइफ थी उसकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, ये आपकी 0.693 बाई के है, ये फॉर्मूला तो है, ठीक है। अब उसने बोला क्या है, उसने ये बोला है कि जब ये जो 99.9% कंप्लीट हुई है ना रिएक्शन, इसको 10 गुना ज़्यादा टाइम लगा है, किससे, जब वो रिएक्शन हाफ हुई थी, ठीक है। तो t बाय टी हाफ, ठीक है, क्या आ जाएगा, 6.09, इसको डिवाइड कर दो इससे, तो वैल्यू आ गई आपकी 10। तो ये आपने इसको प्रूफ कर दिया, ठीक है, शो ही तो करना था, प्रूफ कर दिया कि हाँ t बाय टी हाफ 10 हो गया ना, तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 टाइम्स t हाफ, ओके। उसके बाद स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम आपको बताते हैं, नेक्स्ट इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं जी, वो रिएक्शंस जो दिखने में तो ऐसा लगता है कि सेकंड ऑर्डर की होंगी, ठीक है, दिखने में तो ऐसा लगता है कि सेकंड ऑर्डर की होंगी, बट वो एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर की होती हैं। देखो यहाँ पर एक ही रिएक्शन है, इथाइल एसीटेट का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस मतलब पानी से रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड हो रहा है, H पॉजिटिव लिखा है, तो मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो यहाँ पर हाइड्रोलिसिस हो रही है, इथाइल एसीटेट की हाइड्रोलिसिस से 2 प्रोडक्ट मिले हैं, एक तो इथेनॉइक एसिड, दूसरा मिला है इथेनॉल, ठीक है। तो मेरी बात सुनो, ये देखने पर आपको लग रहा है ना कि 2 रिएक्टेंट रिएक्ट करके 2 प्रोडक्ट दे रहे हैं, है ना। आपको लगेगा कि इस रिएक्शन का जो रेट है, जाहिर सी बात है इस पर भी डिपेंड करेगा और इसकी कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगा, मतलब 2 कंसंट्रेशन टर्म पर डिपेंड करेगा, है ना। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, अगर 2 कंसंट्रेशन टर्म पर डिपेंड करता है तो ऑर्डर सेकंड हो जाएगा, है ना। ऐसा देखने में लग रहा है, बट एक्चुअल में अगर आप पानी का आप एक्चुअल में इसकी रिएक्शन को स्टडी करो तो आप देखोगे कि इस रिएक्शन में देखो जो इथाइल एसीटेट है ना, वो कितना लिया है, 0.01 मोल लिया है, जबकि पानी कितना लिया है, 10 मोल।
आप देखो इथाइल एसीटेट के कंपैरेटिवली जो पानी का जो कंसंट्रेशन लिया है या पानी की जो मोल्स लिए हैं वो बहुत ज़्यादा लिए हैं, ठीक है। अगर पानी की जो कंसंट्रेशन आप थोड़ी बहुत चेंज भी कर दो ना, अगर आप पानी की कंसंट्रेशन थोड़ी बहुत चेंज भी कर दो तो रिएक्शन के रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पानी बहुत थोड़ा ही रिएक्ट हो रहा है। अगर देखो जब रिएक्शन हुई, मेरी बात सुनो, रिएक्शन जब इनिशियली तो रिएक्शन नहीं हुई, जब रिएक्शन हुई तो ये सारा का सारा रिएक्ट कर जाएगा, है ना। सपोज करो ये सारा का सारा रिएक्ट कर गया, 0.01 मोल था और वो सारा का सारा रिएक्ट कर गया। तो जब ये रिएक्ट कर गया तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी बची, 0 मोल, है ना। अब तो ये बचा ही नहीं, ये तो सारा का सारा रिएक्ट कर गया है। तो ये कितने कितने पानी के मोल लेगा, 0.01 कितना लेगा, 0.01 मोल ऑफ वाटर लेगा, है ना। अरे 0.01 मोल ऑफ इथाइल एसीटेट 0.01 मोल ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, तभी तो क्या बनेगा, 0.01 मोल ऑफ इथेनोइक एसिड और 0.01 मोल ऑफ इथेनॉल, है ना। अरे कंजर्वेशन ऑफ मास का पता है ना कि जो होता है मास सेम ही रहता है, जितने यहाँ पर होगा मास इन दोनों का उतना ही इधर होगा, ठीक है। कार्बन इसी में से आ रहे हैं, ये दोनों प्रोडक्ट में क्या कार्बन दिख रहा है ना, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है। कार्बन कहाँ से आ रहा है, इसी से तो आ रहा है, इसमें तो कार्बन नहीं है ना। तो जितना ये होगा उतने ही ये होगा और उतना ही ये होगा, समझ में आया। अब ये H2O का क्या है, H2O देखो 10 मोल था हाइड्रोलिसिस के टाइम पे, सिर्फ 0.01 मोल रिएक्ट किया है। अभी देखो कितना पड़ा है, 9.99 मोल पड़ा है। तो बहुत बहुत फ्यू चेंज आया है, पानी की जो नंबर ऑफ मोल्स में बहुत कम चेंज आया है। जनरली बता रहे हैं कि हाइड्रोलिसिस में पानी का अमाउंट ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू जो आपका रिएक्टेंट होता है। तो पानी में नेग्लिजिबल चेंज आया है, मतलब पानी में जो चेंज आया है ना थोड़ा बहुत, उसको हम कंसिडर नहीं कर रहे क्योंकि वो बहुत थोड़ा है, बहुत छोटा है, ठीक है, क्लियर। तो जो इस रिएक्शन का जो रेट है ना वो किस पर डिपेंड कर जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इथाइल एसीटेट की कंसंट्रेशन पर। इसकी कंसंट्रेशन अगर थोड़ी बहुत चेंज भी हो जाए क्या फर्क पड़ता है, ये तो ऑलरेडी बहुत एक्सेस में पड़ा है, ठीक है, क्लियर। बट अगर इसकी कंसंट्रेशन पहले ही थोड़ी सी है, अगर ये चेंज होगा तो जाहिर सी बात है ये दोनों प्रोडक्ट की जो रेट है इस रिएक्शन का वो भी चेंज हो जाएगा, ओके। तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली तो वो देखने में ऐसा लगता है कि सेकंड ऑर्डर की है, बट अगर आप इसको डिटेल स्टडी करो तो आप देखोगे कि जो एक्चुअली जो रेट है वो दूसरे कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर ही नहीं रहा है, वो तो फर्स्ट पर ही डिपेंड करेगा। क्योंकि जो दूसरा जो आपने रिएक्टेंट लिया है वो इतना एक्सेस में लिया है कि अगर थोड़ा बहुत चेंज आ भी जाए तो वो नेग्लिजिबल है, ठीक है, तो उसको हम कंसिडर नहीं कर रहे। सिमिलरली ये जो रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस की है केन शुगर की, क्या मिलता है आपको, केन शुगर की हाइड्रोलिसिस करके हमेशा ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलते हैं, ठीक है। तो ये भी एक स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है, ओके। उसके बाद देखो ये टेम्परेचर डिपेंडेंस आ रखा है रेट ऑफ रिएक्शन पे। तो हालांकि तो जो एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट है वो डिलीट हो गया है, तो मैं इस टॉपिक को तो नहीं कराऊंगी क्योंकि उसको समझने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ये सब समझना पड़ता है, वो सब रिमूव हो गया, ये रिमूव हो गया। इसमें मैंने सिर्फ आपको एक और चीज़ बतानी है इस चैप्टर में, दैट इज़ योर कोलिजन थ्योरी में एक बात समझानी है आपको। देखो एक है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट से पता है ना रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा एनहांस ही करता है, और कुछ ऐसे भी होते हैं सब्सटेंस जिनसे रेट डिक्रीज कर जाता है रिएक्शन का, इंक्रीज करने के बजाय डिक्रीज कर जाता है, उन्हें हम इनिबिटर कहते हैं, ठीक है। ऐसे नॉलेज के लिए बता रही हूँ, इनिबिटर कहते हैं। ये देखो कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस, बाय द वे इट इज नॉट इन योर सिलेबस, बट इसमें एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी क्योंकि इसका ऑर्गेनिक में यूज़ है, तो मैं इसको अभी यहीं बताऊंगी, ठीक है। कोलिजन थ्योरी वैसे बेसिकली इस बात पर डिपेंड करती है कि जो रिएक्शन होती है वो मॉलिक्यूल्स की कोलिजन की वजह से होती है, ठीक है। जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं तभी क्या होता है, कोई रिएक्शन प्रोसीड होती है, ठीक है, अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है। बट मेरी बात ये है कि और दूसरी बात वो कहता है कि अगर कोलिजन इफेक्टिव होगा तभी प्रोडक्ट बनेगा, अदरवाइज कोलिजन इफेक्टिव नहीं है तो इफेक्टिव प्रोडक्ट नहीं बनेगा। लाइक ऐसा है कि पढ़ तो सब रहे हैं, है ना, जो इफेक्टिवली पढ़ रहा है, प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है, अपने जो पिछले चैप्टर्स हैं उसको रिवाइज कर रहा है, समझ के चल रहा है, तो वही बच्चा आगे लाइफ में सक्सेसफुल होने के चांसेस उसके ज़्यादा हो जाते हैं, है ना, ठीक है, जिसने समझ कर पढ़ा होगा। तो अगर ऐसे ही चल रहा है अभी सबका पढ़ तो सभी सकते हैं, सब पढ़ते हैं ना, बट सबका जो पढ़ना होता है वो उतना इफेक्टिव नहीं होता,
ठीक है। तो कोलिजन जो इफेक्टिव होते हैं, जो मतलब किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के साथ स्ट्राइक करें, है ना, जाहिर सी बात है दो चीजें टकरा रही हैं, उनकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी रही होगी। अगर वो किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं उसे, तो वो समझने की जरूरत नहीं है। बट अगर एक जो मिनिमम वैल्यू रिक्वायर्ड है किसी कोलिजन के लिए, अगर उस कोलिजन फ्रीक्वेंसी से वो लोग स्ट्राइक करें और उनका जो ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन समझते हो ना, उनकी मतलब स्पेस में वो किस डायरेक्शन में लगे हुए हैं, ठीक है, उस ओरिएंटेशन पर भी डिपेंड करता है। देखो यहाँ पे एक जो रिएक्शन मैं आपको समझाना चाहती हूँ, ये एक ऑर्गेनिक रिएक्शन है। ब्रोमोमीथेन आपका हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्ट करके मिथेनॉल बना रहा है और ब्रोमाइड आयन बना रहा है, मिथेनॉल और ब्रोमाइड आयन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो कार्बन पर कैसा चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव, वेराज ब्रोमीन पर कैसा चार्ज, पार्शियल नेगेटिव, है ना, क्योंकि ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। नाउ OH पे नेगेटिव चार्ज रहता है क्योंकि ये अनायन है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। नाउ दे आर टू पॉसिबिलिटी, ठीक है, हो सकता है ये OH नेगेटिव सामने से आ जाए, जैसे यहाँ पे लिखा पड़ा है ना, ये देखो यहाँ पर, ये दिख रहा है यहाँ पे जहाँ मेरा एरो घूम रहा है, ये OH नेगेटिव सामने से आ जाए, जिधर ब्रोमीन है उधर से ही आ जाए। तो क्या होगा, अगर ये सामने से ऐसे आ गया OH नेगेटिव, तो ब्रोमीन के ऊपर कैसा चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव, और ये जो OH है ये भी नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, तो क्या होगा, देयर विल बी रिपल्शन, है ना, द नेगेटिव चार्ज विल रिपेल देम, है ना। तो ये ब्रोमीन और OH एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे जब रिपल्शन होगी, और जब ये दूर दूर जा रहे हैं मतलब पास आ ही नहीं पा रहे हैं, है ना, रिपल्शन अगर होगा तो पास नहीं आ पाएंगे ना, प्रॉक्सिमिटी में नहीं आ पाएंगे, उसकी वजह से कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है, नो प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। अगर ये OH नेगेटिव बैक साइड से आए, बैक साइड समझ रहे हो, मतलब ब्रोमीन की अपोजिट साइड से आए, ब्रोमीन इस तरफ लगा है ना, अगर ये OH इस तरफ से आए, इधर से जिधर से एरो आ रहा है, ये इधर से जिधर एरो आ रहा है ना मेरा, इस तरफ से आए, तो क्या होगा, अब यहाँ पर तो ऐसा कोई इनको रिपल्शन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन उतना कोई, जो हाइड्रोजन है वो उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता है, ठीक है ना, हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रो बल्कि पॉजिटिव चार्ज रखेगा, तो यहाँ से उसके लिए आना ईजी होगा, और जब वो यहाँ से आएगा तो वो क्या करेगा, कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और कार्बन जो है अपना ब्रोमीन के साथ बॉन्ड तोड़ देगा, क्योंकि कार्बन मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बना सकता है, अगर उसे कोई नया बॉन्ड बनाना होता है तो उसे अपना कुछ ना कुछ पुराना बॉन्ड तोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो ये ब्रोमीन जो है वो बाहर निकल गया और OH का बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी कार्बन के साथ, तो ये देखो OH का कार्बन के साथ बॉन्ड बन गया, ये ब्रोमीन बाहर निकल गया। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी रिएक्शन अगर प्रोसीड हो रही है तो उसके पीछे कई कारण होते हैं। एक तो चलो रिएक्टेंट ही तो होना बहुत ज़रूरी है, ऑब्वियस सी बात है, बिना रिएक्टेंट से तो रिएक्शन होगी नहीं। दूसरी बात यह है कि उनके बीच में जो कोलिजन हो रहा है वो किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर कोई मान लो एक मिनिमम वैल्यू है, मान लो मैंने बोला कि 10 जो फ्रीक्वेंसी हुई अगर, तभी कोलिजन इफेक्टिव होगा, तो जो 10 और 10 से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले कोलिजन होंगे वो तो इफेक्टिव होंगे, जिनकी फ्रीक्वेंसी 10 से भी कम है, मान लो 9, 8, 7 कुछ है, वो कोलिजन क्या है, वो इफेक्टिव नहीं होगा। जब तक कोलिजन इफेक्टिव नहीं होगा ना, तब तक कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। फिर दूसरी बात वो कहता है कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी के साथ साथ दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी होती है वो होता है ओरिएंटेशन, ठीक है, कि उनकी ओरिएंटेशन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, ठीक है। प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि वो जो आपका नेक्स्ट जो दूसरा सबस्ट्रेट है वो उस डायरेक्शन से आए जहां से रिएक्शन फिजिबल हो सके। जैसे ब्रोमीन ये OH नेगेटिव है, अगर ये फ्रंट साइड से आता है तो रिपल्शन होती है और रिएक्शन फिजिबल नहीं हो पाती और कोई प्रोडक्ट नहीं बन पाता। अगर यही OH नेगेटिव बैक साइड से आ जाता है तो ये रिएक्शन फिजिबल होती है, ठीक है, और मिथेनॉल बन जाता है, ठीक है। तो ओरिएंटेशन और कोलिजन फ्रीक्वेंसी दोनों ही किसी रिएक्शन के प्रोसीड होने में मतलब एक अहम भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो यही हमारा अभी तक जो केमिकल काइनेटिक्स में हमने यही सब कुछ पढ़ना है। इसमें जो भी न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, और स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर के जो न्यूमेरिकल हैं, ठीक है, वो सब आपको करने हैं, दे आर इम्पॉर्टेंट। एंड आज ये चैप्टर खत्म हो गया है केमिकल काइनेटिक्स। फ्रॉम मंडे, क्योंकि कल तो मैं प्रैक्टिकल शुरू करूंगी, कल मैंने प्रैक्टिकल देना आपको, मंडे को मैं चैप्टर 5th दैट इज योर सरफेस केमिस्ट्री, आई विल स्टार्ट दैट, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।